गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज आपकी 3 क्लासेस होने वाली है प्लस पर 2 क्लासेस स्पेशल में। अभी तक जितने भी दिन आपके बीते हैं उसमें सबसे भारी दिन आज का होने वाला है, और ये मैं अपनी तरफ से आपको ऑलमोस्ट एक जो है वादा करता हूँ कि इतना भारी दिन जनरली आपको आने वाले दिनों में या फिर आने वाले महीने में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दे देता हूँ आज का शेड्यूल। आपका लैग है क्या? एक बार कंफर्म करें, काफी लोग लैग लिख रहे हैं। रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। अब ठीक है। चलिए देखिए, आपका जो आज का शेड्यूल है वो है 10 से 12 बजे एक क्लास आपकी है, फिर 1 से लेकर 3 बजे है, फिर है 4 से लेकर 6 बजे तक। ये आपकी तीनों प्लस की क्लासेस है। करीब करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लासेस होंगी, वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। 2 घंटे मान के चलिए आप अभी के लिए। कंटेंट उसमें 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे के आसपास होगा। उसके बाद आपकी क्लास है 7 से लेके 7:50 तक आप मान सकते हैं, और या 7:45 तक मान लीजिए। उसके बाद आपकी क्लास 8 से 8:45 तक होगी। ये दो आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी प्रैक्टिस वाली, ठीक है। यानी आप आज जो है करीब 7.5 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। आज पूरा दिन आप जो है पढ़ाई ही करेंगे, ठीक है। और इसमें कोई आई थिंक फॉर एन एस्पिरेंट ये ज्यादा नहीं है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आप कम पढ़ते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं साफ बोल रहा हूँ। जिस लेवल की आप नौकरी चाहते हैं, 80-85 हजार रुपए आपकी तनख्वाह होती है, जो आपका 4600 ग्रेड पे है, उसकी जो सैलरी है, अगर आप वाई सिटी की भी बात करो तो 17,000 रुपए इन हैंड है। उसके अलावा करीब करीब 6,500 रुपए आपका एनपीएस में जाता है, और करीब करीब 9,000 रुपए जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस में। तो अगर आप इसका टोटल देखते तो 15,000 के साथ ये मिला के 85,000 रुपए हो गए। यानी ये करीब करीब 10 लाख का पैकेज है आपका। वो पैकेज का एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हल्के में मत लीजिए इन चीजों को। अगर जो है आप इस सैलरी को देखते हो तो ये 7-7.5 घंटे तो कुछ भी नहीं होने चाहिए। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सर आज आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, उस वजह से हम बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक दिन ऐसा कर लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है? ठीक है। अगर मिनिस्ट्री में स्टेनो लगते हैं रक्षा, तो वो 4600 ग्रेड पे लगता है जनरली। 4200 भी होता है, 4600 भी होता है। तो लमसम आप इतनी ही सैलरी मान सकते हैं। खैर, अभी के लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये सब मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कल से जुड़ी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कल मैंने आपको सिटीजनशिप पूरा पढ़ा दिया था, उसके नोट्स आप आराम से बाद में बना लेंगे। उसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बाय हैंड लिख के बता रहा हूँ, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट पहले है, वो वाले नोट्स पहले, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। स्ट्रेंज, इट्स अप टू यू। आप अगर लगता है नई क्लास लगा सकते तो बाद में लगाइए। सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा है वो आया था 1955 में। ये ईयर्स आपसे पूछता है। 1955 में आया, ठीक है। उसके बाद इसका जो है 6 टाइम अमेंडमेंट हुआ। ये 6 टाइम कौन कौन से हैं? 1986, इससे पहले 1992, फिर है 2003, 5, 15, 19, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। ये आपको 6 के 6 ईयर अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कहने को यूपीएससी का कम से कम एक क्लास का टॉपिक पूरा बन सकता है कि इसमें क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या नीड पड़ी, दिस दैट। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि जो 2019 वाला है उसके अंदर एक छोटा सा जो पूरा एक प्रोसेस था, क्योंकि वो उस समय का करंट अफेयर्स भी बनता था भर भर के, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता था, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। नहीं, 2003 में खुशी आया तो 2004 से उसका इंपैक्ट पड़ा, ऐसे चलता है। ईयर आप ये ध्यान रखेंगे बस। ये पेश हुआ था जनवरी 2019 में, 7 जनवरी को हुआ था। और उसके बाद जो है ये पास हो गया था अगले ही दिन 8 जनवरी को, ठीक है। और ये सब पूरे प्रोसेस चलते रहते हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम आते हैं मेन बात पे, मुद्दे की बात थोड़ी सी हम करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये जो बिल है इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7 जनवरी 2019, पास्ड बाय लोकसभा ऑन। अब ये 2 बार पास हुआ था एक्चुअली, पता नहीं आपको इतना डेप्थ में याद है नहीं है। पहले ये पेश हुआ था 7 जनवरी को, ये 8 जनवरी को जो है पास हो गया था। लेकिन क्योंकि वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी तो इसे फिर से पेश करा गया था। अब इतना डेप्थ में से मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे की बात लिख देता हूं बस। 10 दिसंबर 2019 ये पहली स्लाइड है, और पास्ड बाय राज्यसभा ऑन 11 दिसंबर 2019। और ये हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने पेश करा था ये असेंबली में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन।
आप ये नोट करिए, अगले पेज पे चलता हूं मैं। ये पहली स्लाइड है, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर आप लेट आए हैं तो आधा पेज ऊपर का छोड़ दीजिए, इसे आप बाद में नोट्स में अपने ऐड करिएगा। अभी आप 2019 में 3 पॉइंट लिख के आगे बढ़िए। अभी हम 2019 वाले की ही बात कर रहे हैं, उसी के नीचे आपको अगला पॉइंट ऐड करना है। ध्यान से समझेंगे। जो माइग्रेंट भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए थे, उनसे एसोसिएटेड ये इंफॉर्मेशन है। बिल was passed to provide Indian citizenship to migrants who entered India on or before 31 दिसंबर 2014। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। सीधी बात बताता हूं, ये जो माइग्रेंट्स हैं इनके बारे में कौन कौन से हो सकते हैं। 6 डिफरेंट रिलीजन के अगर ये लोग हैं, हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस। अगर कोई माइग्रेंट इन 6 धर्मों को जो है बिलोंग करता है और वो इन 3 कंट्रीज से आया है, फ्रॉम 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो उन्हें नागरिकता जल्दी मिल जाएगी। और उसके लिए कंडीशन थी कि भाई वो पिछले 12 महीने से भारत में रहने चाहिए और पिछले 14 में से 11 साल वो भारत में होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पेपर के लिए 6 धर्म और 3 देश याद रखते हैं। देखिए अगेन ये बहुत बड़ा एक ऐसा मैटर भी था जो डिबेट में आता था, बहुत कुछ होता था। हमारा क्लास का पर्पस वो बिल्कुल नहीं है कि हम वो सब यहाँ डिस्कस करें, सही है गलत है अपने को फर्क नहीं पड़ता। एज एन एस्पिरेंट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, एज अ वोटर फर्क पड़ना चाहिए, बट एज एन एस्पिरेंट अपने लिए वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम बस डेटा को याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Bill was passed to provide Indian citizenship to migrants who entered India on or before 31st of December 2014. ठीक है जी, ये मैंने आपका सिटीजनशिप वाला पोर्शन पूरा करा दिया। अब मैं चलता हूं आगे, जो मेरी क्लास का मेन टॉपिक है वो आपको पढ़ाता हूं। हितेश बहुत कुछ था, बट मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत कुछ है, वो आप खुद भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलें जी आगे। अब क्या है ना दोस्तों, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक और चीज, आज आपकी 3 क्लासेस हैं, आप क्लास में टाइम से आएंगे। आप मतलब क्लास में 1 बजे की क्लास है तो आ ही जाइए। इनफैक्ट मैं ही कई बार 2-4 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो अगर आप मुझसे भी लेट आ रहे हैं तो आप तो वेरी लेट कैटेगरी के हो गए ना। तो क्लास में जो है टाइम से आना है। चलो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 लिखे हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, अब एक नए पेज से नई हेडिंग आप डालिए, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। शायद ये टॉपिक मेरे पूरे नोट्स का सबसे डिटेल्ड टॉपिक होगा, जनरली होता है। इनफैक्ट इसे मैं समय के साथ कंसाइज करते जा रहा हूँ, इसमें से डेटा बिना हटाए मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा इसे थोड़ा सा स्क्वीज इन कर दूं, जिससे कि बच्चों का टाइम बच जाए। बिकॉज आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वरना ये ऐसा टॉपिक है जो मैं कम से कम 6-7 घंटे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत कुछ है। बट हमें ये समझना है कि हमारा पेपर क्या मांगता है, ठीक है। और पेपर की डिमांड बढ़ चुकी है, मैं आपको साफ बताऊं। एक जमाना था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस टॉपिक का, जिससे कि आपको पता तो हो किस पे फोकस करते हैं। एक जमाना था जब वो पूछता था जी फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, या फिर कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, या फिर कहां से हमने इसे उठाया है। अब क्या है, वो सीधा पूछता है आर्टिकल वाइज। और कुछ आर्टिकल्स तो बच्चों को याद होते हैं, जैसे आर्टिकल 32 याद होता है, आर्टिकल 17 याद होता है, कभी एक बार 23-24 भी ध्यान रहता है। बट कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो फंस जाते हैं लोगों के, जैसे 19 है, जैसे 21 या 21A में क्या फर्क है, 22 एग्जैक्टली क्या है,
है ना। इस तरीके के जो सवाल हैं इनके लिए अपने को हर आर्टिकल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आर्यन, आई होप आपने उसे सॉल्व कर दिया होगा। तो फंडामेंटल राइट्स को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और इसके अंदर जो मैं आपको समझाऊंगा वो जो है आपको बाकी सब पार्ट्स में भी मदद करेगा। यानी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपको लॉ का मतलब बता दूंगा, स्टेट का मतलब बता दूंगा और कुछ बेसिक्स बता दूंगा। तो आने वाले पार्ट्स में जब वही सेम चीजें डेफिनेशंस में आएंगी तो फिर मैं उसे वहां पर नहीं बताऊंगा, कह दूंगा जी फंडामेंटल राइट्स में समझा रखा है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़े ध्यान से आप सुनना। सबसे पहले वो काम जो जरूरी है, इसका आधार कार्ड बना देते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो है आपका वो पार्ट नंबर 3 में आता है और ये आता है जी आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होता है आर्टिकल नंबर 35 तक। और इट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, यानी अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने इसे अडॉप्ट करा है, ध्यान आप रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन से 6 हैं मैं रटवा दूंगा, प्रिंट करा के भेज दूंगा दिमाग पे, चिंता मत करना। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड, याद रखेंगे। अभी के लिए बस इतना लिख लीजिए, बाकी जब समय आएगा तो डिटेल दूंगा। इसके बाद ये मैग्ना कार्टा से जुड़ा है, क्या होता है एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले वो लिख देता हूं जो पेपर पूछ सकता है। मैग्ना कार्टा 1215 किंग जॉन क्वालिफाइड राइट्स। मैंने इस पेज पे जो जो लिखा है वो है पार्ट 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 एडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये कब हटा है, कौन से अमेंडमेंट से हटा है, कौन से आर्टिकल में था, कौन से आर्टिकल में गया है, अगर मैं ये सब यहाँ पे लिखूंगा तो फिर ये इंट्रोडक्शन नहीं बचेगा, तो इसे मैं आगे चल के पढ़ा दूंगा। जो ब्लू कलर से लिखा है वो थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आज की क्लास को ध्यान से सुनना है क्योंकि आज की क्लास समझने वाली भी है क्लास, बिकॉज पेपर में यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते, ये फंडामेंटल है। यानी आप एक इंसान है, सिर्फ ये एक वजह काफी है आपको ये अधिकार मिलने की, इतने ज्यादा फंडामेंटल है। अधिकतर राइट्स जो हमारे पास होते हैं, मैग्ना कार्टा समझ नहीं आया सब समझा दूंगा, ब्लू वाले पोर्शन को इग्नोर कर दीजिए, बस ध्यान से बातों को सुनते जाइए, क्लास के एंड में बताइएगा जो समझ में नहीं आया। अधिकतर राइट्स जो हमें मिलते हैं ना, अधिकतर वो क्वालिफाइड राइट्स होते हैं। क्वालिफाइड राइट्स कैसे, क्या मेरे पास अधिकार है आपको ब्लॉक करने का, यस, बट वो क्वालिफाइड राइट है। मैं एक एजुकेटर हूं तो मुझे वो अधिकार मिला है, आप एक एस्पिरेंट है तो आपके पास वो अधिकार नहीं है। क्या आपके पास राइट है अपने घर के अंदर एंटर करने का, यस, व्हाई, बिकॉज आपके पास वो क्वालिफाइड राइट है क्योंकि वो आपका घर है। सेम इंसान पड़ोसी के घर में उस तरीके एंटर नहीं कर सकता जैसे वो अपने घर में कर सकता है। सिमिलरली कार की या बाइक की जो चाबी है वो एक तरीके का क्वालिफाइड राइट है, बिकॉज उसके लिए आप उसको, आपके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, है ना। अधिकतर राइट्स जैसे स्कूल जाना, अगर आप देखते हैं आप एक स्कूल में जाते हैं क्योंकि आपने उस स्कूल की फीस भरी है। भले ही एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, उसका डिस्कशन करूंगा, मैंने एजुकेशन वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला स्कूल जाना। यानी अगर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूं तो मैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल में जाके नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस भरी है, मेरे पास उसकी यूनिफॉर्म है, मैं उसकी क्लास में एनरोल्ड हूं। समझ पा रहे हैं आप, अधिकतर राइट्स क्वालिफाइड है। पहले क्या होता था ना, किसी के पास कोई भी अधिकार नहीं होते थे, कोई भी कैसा भी राइट का कोई मतलब नहीं है, बस जो किंग ने कह दिया वो पूरा करना है, वरना किंग जो है जान से मरवा देते थे। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ कुछ किंग ने बड़े बड़े टास्क देना शुरू करे लोगों को, तो वो जो बड़े टास्क थे ना उस पे जाने से लोगों ने मना कर दिया। ये कहानी है इंग्लैंड की, वहां के किंग थे जिनका नाम था किंग जॉन। उन्होंने कहा कि भाई तुम इस काम पे जाओ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास नहीं है, बस एसएससी जो मांग सकता है वो बता रहा हूँ। लोगों ने मना कर दिया जी हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा है, कागज पे उनके कुछ अधिकार उन्हें लिख के दिए कि अगर आप जाते हो तो ये अधिकार आपको मिलेंगे। जैसे आज हम कहते हैं ना कि हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी अगर हम एम्बेसी में बैठे हैं तो हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता चाहे जो हो जाए, दिस दैट। तो ये सब क्वालिफाइड राइट्स हैं। अब सोचो जिसके पास वो कागज, उसी के पास तो होगा ना वो राइट, यानी अगर ग्रुप ऑफ पर्संस गए थे किसी काम पे तो वो सिर्फ उनके पास वो अधिकार था। तो क्या वो फंडामेंटल हुआ, नो। क्या वो क्वालिफाइड हुआ, यस। तो वो जो कागज लिखा गया ना उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। वही आगे जाके फंडामेंटल राइट्स जो दुनिया में आए हैं उसका बेस बना, बिकॉज पहली बार राइट्स की बात उसमें करी गई थी। इवन दो दे वर नॉट फंडामेंटल इन नेचर, दे वर क्वालिफाइड, बट स्टिल लोगों को की अधिकार भी मिल सकते हैं। लोगों को इसका अवेयरनेस जो है उसी कागज के जो है मार्केट में आने के बाद पता लगा, जब लोगों को पता लगा जी ऐसे किंग जॉन ने तो एक कागज पे लिख के दे दिया कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम ऐसा करेंगे। तो लोगों को अधिकार का डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन हो गया कि अच्छा राइट्स भी हो सकते हैं क्या हमारे। और ये बात है आज से करीब
800 साल पहले की, 1215 की। तो आपको पेपर में ध्यान रखना है कि मैग्ना कार्टा कब दिया, 1215 में। किसने दिया? किंग जॉन ने। किंग जॉन ने क्या दिया? मैग्ना कार्टा कब दिया? 1215 में। 3 बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है जी। नहीं, इंट्रोडक्शन ईयर नहीं है, इवेंट का ईयर है। छोटा सा काम था, एक ही दिन का था, बस किंग जॉन ने लिख के दे दिया, तो वो 1215 में हुआ था, इतना सा है, ठीक है जी। क्या ये पेज आप समझ गए हैं? अच्छा, बीच बीच में जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर नोट करना है, मैं आपको अभी से बता देता हूं, एंड तक जो मैंने लिखा है और जो आपको लगता है आपके पेपर में आ सकता है, वो आपने नोट करना है। समझ पा रहे हैं? तो ये सवाल आप बीच में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए, इसका आंसर आप खुद सोचिए कि नोट करना जरूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। चलते हैं आगे। आई होप आप ये पूरा समझ चुके हैं। कहाँ ये किंग जॉन कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं ना। मैग्ना कार्टा क्या, अब ज्यादा डेप्थ में तुम मुझे लेके जाओगे सब लोग, सुनो क्या बात थी। जून 1215 में किंग जॉन के कुछ अपने थे जो दगाबाजी करने पे उतर आए, तो उन्हें शांत करने के लिए, जिससे कि उनके किंगडम के अंदर ही लड़ाई ना हो जाए, किंग जॉन ने थोड़ा सा समझदारी दिखाई और कुछ अधिकार उन लोगों को दे दिए। वो कागज जो था जिसपे ये अधिकार लिखे गए, उसी को मैग्ना कार्टा बोला गया, और वही आगे जाके राइट्स की जो बेस है उसे बनाता है, ठीक है जी। अब इससे ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है इस इन्फॉर्मेशन का। चलो जी, ये पेज अगर आप समझ चुके तो बल्ले बल्ले है। अब हम चलते हैं आगे, एक एक करके डिस्कशन करते हैं सारे के सारे राइट्स का। ये ध्यान रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों हमारे, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछूं कि भैया फंडामेंटल क्यों है, तो वो कहेंगे क्योंकि ये गारंटीड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है यू कैन गो टू कोर्ट टू डिमांड फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता, वो बात अलग है कि उसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो स्टेट ने हमें कहा है कि हम ऐसा करेंगे, बट वो जस्टिसिएबल नहीं है, यानी आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो आप इसके लिए कोर्ट भी जो है जा सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने कोर्ट लिखा है, मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा। वाई? बिकॉज भले आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिख दूंगा तो पेपर में हाई कोर्ट आप गलत कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, आपने इतना नोट कर लिया है तो अब मैं चलता हूं आगे। कल की तरह सबसे पहले सबसे जरूरी काम कराऊंगा, आपको आर्टिकल्स याद कराने की कोशिश करूंगा, उसके बाद उस हर आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आर्टिकल एक साथ दिखाने में ये फायदा है कि आपको एक थोड़ा सा जो जिस्ट है वो मिल जाएगा स्क्रीन पर। अदरवाइज क्या होता है, मैं हर आर्टिकल के अंदर 5-5, 10-10 मिनट बात करूंगा, तो वो फ्लो कभी कभार बच्चों का टूट जाता है। इसके नोट्स आप घर पे ही बनाएंगे, जैसे आप सिटीजनशिप के नोट्स बनाएंगे, ऐसे इसके नोट्स आप घर पे आराम से बाद में बनाएंगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये आर्टिकल्स पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और इनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। जब भी मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ, कोई टेक्निकल इशू है शायद साइट पे सर्वर वगैरह का कुछ, तो कर्सर मार्क करना बंद कर देता है, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद बहुत बार मैं देखता हूँ कि आप लोग लिखते हैं लैग आ रहा है। इट इज नॉट लैग और समथिंग, मैं बस रिफ्रेश करने जा रहा हूँ और वापस आ जाऊंगा। जब तक आप चाहें तो इसे छाप सकते हैं। चलें आगे। एस्पिरेंट गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन टैब में अपना डाउट भेज दीजिए, करीब 11:30 बजे के बाद आपसे डाउट पूछे जाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं जी कहानी। पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आपको समझना होगा, ये भले ही 12 से 35 तक जाते हैं, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, छापिएगा इसे बाद में। भले ही ये 12 से 35 तक जाते हैं, बट 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करता। पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, जिसका नाम है राइट टू इक्वालिटी। पहला फंडामेंटल राइट है आपका कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, जो कि 5 आर्टिकल में टूटा हुआ है। कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। उसके बाद अगला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आता है राइट टू फ्रीडम।
जो कि आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक जाता है। कुछ जुगाड़ भी है मेरे पास इन्हें याद कराने के, वो अभी आगे चल के बताऊंगा। वो ऐसा 100% एक्यूरेट नहीं है, बट पेपर में उससे मदद हो जाती है। राइट टू फ्रीडम जो है अगला है, ये आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 और 24 तक आता है। ये तीसरा आपका फंडामेंटल राइट है। चौथा आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 आता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कल्चरल एजुकेशनल, जो कि आपका 29 और 30 से आता है। 31 हट चुका है, यही था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, अभी हट चुका है। और उसके बाद आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आर्टिकल नंबर 32 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं जी, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये है पहला आपका फंडामेंटल राइट, ये है दूसरा फंडामेंटल राइट, ये है तीसरा फंडामेंटल राइट, ये है चौथा फंडामेंटल राइट, ये है पांचवा फंडामेंटल राइट, और ये है आपका छठा फंडामेंटल राइट। आप नोटिस करें कि फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में और भी चीजें अलग से ऐड कर रखी हैं, जो कि टेक्निकली फंडामेंटल राइट नहीं है, बट फिर भी उस पार्ट के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे आखिरी वाला, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। क्या जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 11 ऑफ पार्ट 2 आखिरी था, तो वो कुछ ना कुछ पार्लियामेंट से जुड़ा था। सिमिलर लाइंस में हम इस पे भी रट्टा मार सकते हैं कि पार्ट 3 का भी जो आखिरी है वो भी कुछ ना कुछ वैसा ही है, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अमित, अभी मैं समझाना मैंने अभी शुरू भी नहीं करा, अभी बस मैंने आपको स्क्रीन पर डेटा दिखाया, आपको अभी कुछ भी नोट नहीं करना है। इसके नोट्स आप घर पे आराम से बाद में बनाएंगे। अभी मैं सब आर्टिकल्स को एक एक करके समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है दोस्तों। एकदम घबराया ना करें आप लोग। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इक्वालिटी नाम का एक शब्द है जिसका बेस है इक्वल, है ना। इक्वल में कितने अक्षर आते हैं? 5। EQUAL 5 है। तो ये हमने देखा 12 और 13 तो नहीं थे, तो ये 14 से शुरू होगा और 5 आगे आप इसमें बढ़ा दो तो 18 तक जाएगा, ठीक है। उससे अगले नंबर पे आता है फ्रीडम, फ्री। ये 19 से शुरू होगा और इसमें 4 आगे बढ़ा दो, 22 तक जाएगा। मैं जानता हूं गिनती में ये 4 नहीं है, बट पेपर के लिए याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन, जिसका कीवर्ड है एक्स, EX, है ना। ये 2 अक्षर हैं तो बस 2 जाएंगे, यानी 23 से लेकर 24 तक जाएगा। उसके बाद आ जाता है फिर से फ्रीडम, लेकिन इस बार कौन सा फ्रीडम है जी? इस बार रिलीजन वाला फ्रीडम है। फिर से 4 है तो हम कह सकते हैं जी 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद है कल्चरल और एजुकेशनल, ये 2 अक्षर हैं तो ये भी 2 ही है, 29 30 है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 32, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। सारे आर्टिकल याद करा दूंगा, बस पहले ही मोटी मोटी इनकी रेंज याद कर लो। यानी सबसे पहले आता है इक्वालिटी वाला, तो इक्वल है। फिर हम बात करते हैं भाई इक्वल तो चलो अब हो गए, हमारे फ्रीडम बताओ क्या है। फ्रीडम के बाद हम एक्सप्लोइटेशन की बात करते हैं, फिर से फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन ये वाला फ्रीडम नॉर्मल नहीं है, ये वाला फ्रीडम है रिलीजन वाला फ्रीडम। उसके बाद आ जाता है कल्चरल एजुकेशनल, 2 अक्षर है तो 2 आर्टिकल आएंगे। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 32, जो BR अम्बेडकर साहिब के हिसाब से सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया। मैं यहाँ पर थोड़ी चीटिंग कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि 19 से 22 4 आर्टिकल है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 19 से 22 5 आर्टिकल है, बिकॉज राइट टू एजुकेशन बाद में ऐड करा गया है, बट पेपर के लिए ध्यान रखने के लिए अपने लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। सबसे पहले इक्वालिटी, फिर है फ्रीडम, फिर है एक्सप्लॉयटेशन, फिर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एजुकेशनल, और फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थोड़ा थोड़ा आपको बात समझ आ रही है? अब इसमें और शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती है कि 2 बार EF है फिर ER है, बट अगेन मैं इतने ज्यादा डेप्थ में जाना रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज पेपर में समझ नहीं आएगा कौन सा EF पहले है। तो सजेशन है थोड़ा सा वर्ड के हिसाब से पढ़े, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं, कि सबसे पहले इक्वालिटी है, फिर फ्रीडम है, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, फिर फ्रीडम ही है लेकिन इस बार रिलीजन वाला फ्रीडम है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल, और उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें देखो आखिरी वाला तो जनरली बच्चों को हो ही जाता है याद, पहले वाला भी जनरली हो जाता है। तो ऐसे ध्यान रखना, इक्वालिटी के बाद फ्रीडम है, फिर एक्सप्लॉयटेशन के बाद फ्रीडम है, कल्चरल एजुकेशनल बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। देखिए आप कितना भी डेप्थ में समझते रहिए कि आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, 21 से कौन से क्या ऐड हुआ, पेपर आपसे मेनली यही सब पूछता है। तो जो पेपर की डिमांड है सबसे पहले उसे सेटिस्फाई कर देते हैं। एक बार देखते हैं, 14 से 18 इक्वालिटी है, 19 से 22 फ्रीडम है, 23 से 24 एक्सप्लॉयटेशन है। क्या मैंने सही लिखा है? उसके बाद 25 से 28 फ्रीडम है रिलीजन का, 29 से 30 कल्चरल एजुकेशनल है, और 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। नोट करिए फटाफट। 31 कहाँ गया? 31 गया आर्टिकल 300A बन के पार्ट 12 में, क्योंकि वो लीगल राइट है।
ठीक है, यहां तक आप समझे। अथॉरिटी की हिंदी क्या है? एक्सप्लॉयटेशन क्या बात कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नोट आप बाद में करेंगे, अभी के लिए आप चाहें तो ये भी बाद में ही नोट करोगे तो वैसे बेस्ट रहेगा। इसे इसी तरीके रॉ फॉर्म में नोट करना, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्रिक है, कह सकते हो, ट्रिक कहो इसे, जो भी कहो, जो पेपर में आपको रिवीजन में थोड़ी सी मदद कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना 19 से 22 4 आर्टिकल नहीं है। फ्रीडम समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? टोटल फंडामेंटल कितने हैं सर? तनिक एक बार फिर बता दीजिए। अरे कैप्टन, ऐसे कैसे कैप्टन बनोगे बताओ? पिछले पेज पे लिखवाया है, आपके नोट्स में भी होगा। 6 हैं, 7 थे। अब आप लोग उस जोन में जाएंगे जिसमें मैं आपको डाटा भी करूंगा। ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको सुनने को बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप कैप्टन हैं, बस इतना सही फर्क है। चाहिए, अब फटाफट से इधर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सारे आर्टिकल्स एक एक करके। बट राइट्स को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है। ठीक है, अब यही आप लोगों की मुझे बड़ी खास बात लगती है कि आप लोग 12 नहीं समझेंगे, आप लोग समझेंगे 34 क्या है, 31B क्या है। आपको लग रहा है विंडो शॉपिंग पे आए हैं कि मार्केट में जो ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा वो समझ लेता हूँ। आप ये समझते नहीं कि पेपर आपसे क्या मांग रहा है ना? अरे 25 साल हो गए, 25 साल वो नहीं समझा, 25 मिनट और रुक जाओ, आ ही जाएगा जब इसके अंदर ऐड करा है फाइल में। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ये सारे आर्टिकल्स। सबसे पहले पहला आर्टिकल जो कि है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को। ये स्टेट क्या है? ये स्टेट यूपी, बिहार, मिजोरम, राजस्थान नहीं है। ये स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। ये स्टेट है लेजिस्लेचर। ये स्टेट है कोई भी अथॉरिटी जो कि भारत सरकार या किसी सरकार का हिस्सा है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो। ये सब लिख देता हूं मैं, चिंता मत करो। मुझे बताओ, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या अल्टीमेटली सब कुछ सेंटर के ही कंट्रोल में है? कोई स्टेट गवर्नमेंट भले ही अपने दम पे काम करती है बट सेंटर से ऊपर तो नहीं है। इसी तरीके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है प्रेसिडेंट, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के हेड को ही चुनता है? तो क्या मैं कह सकता हूं एक्चुअली अगर कुछ स्टेट में भारत आता है तो उसमें राज्यपाल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यपाल जिस राज्य का हेड है ना, वो राज्य भी भारत का हिस्सा है और राज्यपाल को खुद ही प्रेसिडेंट ने चुना है। इसलिए हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट इंडिया है। ये लिखवा चुका हूं, इसे लिखना नहीं है, लिखवा चुका हूं, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नर भी कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक पर्सनैलिटी है बस, और कुछ भी नहीं है। गवर्नर को प्रेसिडेंट ने चुना, जब चाहे वो हटा सकते हैं। सीएम भी क्या है बताओ? अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी राज्य में प्रेसिडेंट रोल लगा सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वहां की जो मशीनरी है यानी जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली सेंटर से ऊपर कुछ नहीं है, जो कि होना भी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज कोई भी राज्य ऐसे तो अपने दम पे कहेगा जी मैं अलग से काम कर रहा हूँ, तो उसमें भारत का नुकसान होगा। तो भारत से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट है उसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपके लिए इसे लिख देता हूँ। स्टेट में क्या क्या आता है? नॉट यूपी, दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, ये नहीं है, ध्यान रखिए। जो मैं लिख रहा हूं वो आप लिखेंगे अपने नोट्स में। इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस। इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर आते हैं लेजिस्लेचर, सारे स्टेट, सेंटर, यूटी, सब। इसके अंदर आती है एनी अथॉरिटी रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो भी है, अरे बिल्कुल नोट करो भैया, बिल्कुल कर लो, कैसे बताऊं। ये जो भी है भारत के अंदर है या भारत के बाहर है, सब कुछ इसके अंदर आता है। लिख देता हूं, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, नोट करिए। देखिए स्वाति जी, आप क्या करेंगे जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें 3-4 चीजें होंगी।
एक तो सबसे पहले वो जो पेज मैंने शॉर्टकट वाला बनाया था जिसमें मैंने लिखा था 14 से 18 इक्वल ऐसे करके, वो बनाएंगे। उसके अलावा सारे आर्टिकल लिखेंगे। आप क्या करिए, सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट में मैग्ना कार्टा वाला पेज मैंने आपके सामने बनाया है, इसके बाद आप सीधा जो है ये आपने लिखा है, इसके नीचे आप आर्टिकल 12 से लिखना चालू कर दीजिए। जब आप बाद में अपने नोट्स को अपडेट करेंगे उसमें आप जो ये बीच की स्लाइड्स हैं इन्हें आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए अगर मैं सारी स्लाइडें स्क्रीन पर खोलने बैठूंगा और आपको कहूंगा भाई लिखो, तो 10-10 मिनट बस आपको खाली बैठना पड़ेगा, मुझे खाली बैठना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी, है ना। तो इसलिए और मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ये वाले पोर्शन में कट शॉर्ट करना पड़ेगा। वैसा मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो आप घर पे कर सकते हैं वो कर लीजिए, बाकी मैं यहाँ करा देता हूँ। अब इसे मैं समझा देता हूँ क्या है। जैसे कि एक बच्चे ने, संदीप ने ऊपर लिखा कि प्राइवेट फर्म इसमें आएगी, आंसर इज अ यस एंड नो। वाई? अगर प्रदीप एक सेकंड में देख ले, तो सॉरी संदीप, अगर वो भारत सरकार से जुड़ी है तो आएगी, अगर नहीं जुड़ी तो नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एक दुकान है किसी के मोहल्ले में, क्या वो कहीं से कहीं तक भारत सरकार से जुड़ी है? नो, वो एक प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप दुकान है, तो वो नहीं आएगी। बट मान लेते हैं टीसीएस या विप्रो जो कि आपका पेपर कंडक्ट कराना चाहती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, है ना, टीसीएस आपका पेपर कंडक्ट कराती है, तो टीसीएस यस एंड नो दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। जब टीसीएस अपना एज अ प्राइवेट फर्म काम करती है तो नहीं आएगी, बट जब वो आपके पेपर कंडक्ट कराती है तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक छोटा सा पार्ट हो गया बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एलआईसी आएगी, बिल्कुल आ सकती है क्योंकि वो भारत सरकार का हिस्सा है। समझ पा रहे हैं ना? अब अपने को पेपर में ये नहीं कहेगा बताओ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो वो हम गलत, थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने को बस ये पता होना चाहिए भारत सरकार, राज्य सरकार, जितने भी हमारे लेजिस्लेचर हैं, जुडिशरी है, ये सब चीजें, और कोई भी अथॉरिटी जो कि भारत सरकार या इन जनरल कोई सरकार से जुड़ी है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो, पाए बिकॉज भारत के बाहर भी तो हमारी एम्बेसीज है, तो वो भी भारत का ही हिस्सा है, भले ही वो भारत की बाउंड्री के अंदर नहीं है। लेकिन आउटसाइड इंडिया क्या, क्या अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है? बिकॉज आउटसाइड इंडिया तो बहुत कुछ है, पूरा यूरोप आउटसाइड इंडिया, तो क्या यूरोप भारत का हिस्सा हो गया? नो, जो चीजें भारत के बाहर या अंदर है, भारत सरकार के कंट्रोल में है, वो इसके अंदर आती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्राइवेट फर्म का मतलब शाम हो गया प्राइवेट कंपनी को, सिंपल भाषा में। आगे चलते हैं, आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 करता है डिफाइन लॉ। आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो क्वेश्चन टैब में भेजिए, अभी के लिए जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए, ठीक है। लॉ को डिफाइन करता है, लॉ क्या होता है? कानून। एक्चुअली ये डिफाइन करता है क्या लॉ नहीं है, यानी अगर इसके अंदर कहा गया है ये लॉ है, तो ये पूरी स्टेटमेंट देगा और कहेगा जी अगर ऐसा 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 कुछ हो जाता है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। यानी टेक्निकली ये डिफाइन करता है, अगर ये लॉ है तो ये इस पूरे एरिया को डिफाइन करता है। यानी अगर आप डेप्थ में जाएं तो ये डिफाइन करता है व्हाट इज नॉट अ लॉ, ये इसे डिफाइन करता है। बट स्टिल क्योंकि टाइटल उसका लॉ है तो वही आपको समझा रहा हूँ। ये क्या कहता है, ध्यान से समझना। कोई भी काम अगर सरकार करती है, स्टेट करता है, जो कि पार्ट 3 के खिलाफ है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, व्लादिमीर, स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई है वो पार्ट 3 के लिए दी गई है। यानी ये जो स्टेट है, ये पार्ट 3 के अंदर जहां जहां पे स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करा जाएगा उसकी डेफिनेशन है। एनी एक्शन, ऑर्डर, अमेंडमेंट, एक्शन, ऑर्डर, अमेंडमेंट बाय स्टेट, पहले लिख देता हूं, विच इज इनकंसिस्टेंट ऑफ एनीथिंग in part 3 will be null and void। ये कहता है कि अगर कोई भी फैसला सरकार ऐसा ले लेती है जो कि पार्ट 3 के खिलाफ है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड का मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो खोखला है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स विल डिसाइड। कैसे? जुडिशियल रिव्यू। नोट करिए, any action, order or amendment by state which is inconsistent of anything in part 3 will be null and void।
इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो उससे मेल रखता है, इनकंसिस्टेंट जो कि उसके खिलाफ हो चुका है। यानी अगर ऐसा कानून बना दिया जो कि पार्ट 3 में कोई लिखी हुई बात को काटता है, तो वो कानून काटा जाएगा, ना कि पार्ट 3 की बात। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब जो जुडिशरी है वो उस केस को रिव्यू करेगी, यानी दोबारा से देखेगी और बताएगी क्या वो सही है या फिर वो गलत है। नोट करिए, जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी डेफिनेशंस कितनी अजीबोगरीब है। तो मैं उसे निचोड़ के सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। चलें जी आगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं राइट टू इक्वालिटी। अब पहली फंडामेंटल राइट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है प्रोहिबिशन ऑन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सो एंड सो, तीसरा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चौथा है अनटचेबिलिटी, पांचवा है टाइटल। पहले इसे याद कराने की कोशिश करता हूं। ये तो आपको याद होगा कि 14 से लेकर 18 तक जो है इक्वालिटी है। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये है। सबसे पहले वाली जो है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इसका मतलब समझा दूंगा, चिंता मत करना। जो 17 नंबर पे है वो है खतरा, यानी अगर आपने किसी को भी अनटचेबल कह दिया तो आपकी जान को हो जाएगा खतरा, क्योंकि आपने एक पाप कर दिया है। 17 और 18 काफी हद तक मिलते जुलते हैं। 17 में क्या करा है कि कोई ऐसा है जो पीछे रह गया है, अनटचेबल, एक जमाने में अनटचेबिलिटी थी तो वो लोग पीछे रह गए थे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई है। 18 में जो लोग आगे निकल गए हैं ना, उन्हें पीछे लाने की कोशिश करी गई है। टाइटल का मतलब राजा महाराजा का टाइटल आज अपने देश में कोई नहीं लगा सकता। डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे टाइटल लगा सकते हैं बिकॉज ये आपने पढ़ाई करके कमाए हैं। दीज आर क्वालिफाइड टाइटल्स। समझ पा रहे हैं ना? तो अनटचेबिलिटी 17 है और उससे अगला ही जो है 18 है, वापसी आने वाला। 15 नंबर पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके अगले नंबर पे है प्रोहिबिशन, उसके अगले नंबर पे अपॉर्चुनिटीज, यानी जॉब वगैरह है उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है इक्वल होनी चाहिए सभी के लिए। ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। पेपर सीधा कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन से आर्टिकल में, ऑप्शन देगा 14, 15, 16, 17। नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा, कितना ही उसके ऑपरेशन करते रहो। ठीक है, 14 नंबर पे इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 पे प्रोहिबिशन, 16 पे अपॉर्चुनिटी, 17, 18 आपने अलग से पढ़ा है, ये अनटचेबिलिटी और टाइटल वाला है। फिर से बता रहा हूं, इसे याद करना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। 12 हो गया, 13 हो गया, आर्टिकल 14। मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पेपर के लिए मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 14 की डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा गया है, रादर देन उसके अंदर की जो आपकी क्यूरियोसिटी वाली बातें हैं कि सर जो रिजर्वेशन है वो अच्छा है बुरा है, वो पेपर नहीं पूछता आपसे। जो पेपर पूछता है उस पर फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, ये क्या है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या है जी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बताता हूं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कुछ भी हो जाए लॉ के लिए आप सब इक्वल हैं। कुछ भी हो जाए लॉ के लिए आप सब इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन को देख के आपके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। अभी डाउट मत पूछिएगा, पूरी बात पहले सुन लीजिए। दो इंसान है, एक 26 साल का इंसान है और एक 26 साल का इंसान है। इन दोनों ने क्या करा कि मर्डर कर दिया किसी का, तो दोनों को ही बराबर सजा सुनाई जानी चाहिए। लॉजिकली सीम्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बट अब पता लगा कि ये जो 26 साल का इंसान है फिजिकली हैंडीकैप्ड है और मेंटली चैलेंज्ड है। तो उस केस में आपको खुद समझ आ रहा होगा कि इसे जो है थोड़ी सी कम सजा सुनाई जाएगी, हो सकता है थोड़ी सी सजा सुनाई जाए, बिकॉज माना जाएगा कि ये अपने होशो हवास में नहीं थे और इन्होंने उस वजह से ऐसा कर दिया होगा, बट सजा फिर भी सुनाई जाएगी। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कब क्या होगा, यानी कब सिचुएशन के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी और कब दोनों को पूरे तरीके इक्वल मान के सजा सुनाई जाएगी, इसका फैसला कौन करेंगे? जज। ये जज के कंट्रोल में है कि किस चीज का इस्तेमाल करना है। वैसे देखिए दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बस समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि कानून के लिए सब इक्वल है। कानून के लिए सब इक्वल है और साथ में कानून इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो कि आपस में नॉट इक्वल है उन्हें सजा भी अकॉर्डिंगली ही सुनाई जानी चाहिए। इसीलिए जो माइनर्स होते हैं उन पे कम सजा होती है एज कंपेयर टू जो एडल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने पता नहीं शायद नोटिस करा नहीं करा, इस लूप होल जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे लूप होल की तरह आजकल इस्तेमाल करा जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों से बाइक्स की चोरी कराते हैं।
कार तो वो नहीं चुरा पाते, बट बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर, साइकिल, इनकी चोरी आप नोटिस करोगे 10 से 12-13 साल वाले बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो भी किसी के कंट्रोल में है। उन्हें पता है कि पुलिस वाला चाह कर भी इन पे हाथ भी नहीं लगा सकता। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये ही फ्यूचर है, और इन्हीं का इस्तेमाल करा जाता है बड़े जो बुरे लोग होते हैं उनके द्वारा, बिकॉज उन्हें पता है कि हाँ भाई इनके खिलाफ वो ज्यादा जो है बड़ी सजा नहीं सुनाई जा सकती। लूप होल का मतलब ये है कि लॉ बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसमें छोटी सी कमी है, एक गुंजाइश है रास्ता निकालने की, तो उस रास्ते का इस्तेमाल करा जाता है। रिवीजन के समय अमित ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करा करें, कुछ भी छोड़ने की कोशिश मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इशिता जी। पहला पार्ट पढ़ के तो मुझे लगा कि आप कुछ डांटने आए हैं मुझे, फिर मैंने पढ़ा तो चलो अच्छी बात है, तारीफ करी गई है मेरी। चलो खैर आ जाओ, क्या आपको आर्टिकल 14 समझ में आया? प्रशांत, बहुत कुछ जजेस के हाथ में। मैं आपको बता देता हूं, भारत में जजेस को सबसे पावरफुल माना जा सकता है। ऑब्वियसली कहीं लिखा नहीं है, बट प्रैक्टिकली है। जज जैसा चाहे वैसा इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो कानून है ना, और ये सिर्फ ये कोर्ट वाली बात नहीं हो रही है, जो जीएसटी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, या फिर आप जो अलग अलग और जैसे पेंशन केसेस है, आप उसे जिस नजरिए से पढ़ेंगे ना, आपको वो उस नजरिए से सही लगेगा। आप ट्राई करके देखना, कल को आप इंस्पेक्टर बनोगे, या फिर मान लेते हैं डबल बनोगे, या फिर आपकी फैमिली में कोई सीए बनेगा, तो वो जो लॉ है ना, वो आपको क्या लगता है कि हाँ ये रिफंड मिलना चाहिए, तो हो सकता है आप उसमें से वो लाइन उठा लो। आपको लगता है नहीं रिफंड नहीं मिलना चाहिए, तो हो सकता है आप उसमें से वो लाइन उठा लो। तो जजेस को जज इसीलिए कहा गया बिकॉज ही कैन जज इट बेटर। तो इसी वजह से सारा कंट्रोल जजेस के हाथ में दिया गया। खैर, आपको क्या आर्टिकल 14 समझ आया? आर्टिकल 14 के अंदर ये दोनों बातें करी गई हैं कि किसी भी इंसान को इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलना चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलनी चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है निधि, अभी के लिए सिंपल रखते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस कानून की नजर में सब इक्वल है, दूसरा ये कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। आ जाते हैं जी आर्टिकल नंबर 15 पे। आर्टिकल नंबर 15 क्या था? कुछ डिस्क्रिमिनेशन वाला था ना, याद है? अब मैं ज्यादा उसे नहीं लिखूंगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला था, याद करो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट citizens on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth। आ जाओ जी इधर। अच्छा इसके आगे था ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। क्या पांचों बातें याद रखनी है? यस। आप कितना ही कलर क्रीड कहते रहे, आपको पेपर के लिए ये याद रखना है। वाई? बिकॉज पेपर आपका ऐसा है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो याद करिए इन सारी बातों को। लेकिन क्या इसका ये मतलब मैं कलर के बेसिस पे किसी को कर सकता हूं? नहीं भाई, ऐसे कैसे? रेस का मतलब होता है कोई एग्जैक्ट हिंदी लिखना चाहे एक बार लिख सकता है कि आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज मान लेते हैं अलग अलग इलाके के हैं। कम्युनिटी कह सकते हैं, रेस का तो अपना ही एक पर्टिकुलर मतलब होता है। खैर आगे चलते हैं, यहां तक आप समझे? आर्टिकल 15, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन दीज ग्राउंड्स। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की हम इसे कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट आप समझे, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन सारे बेसिस पे। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या मैं किसी भी दुकान पे जा सकता हूँ बाल कटवाने अगर मेरे पास पैसे हैं तो? सिंपली बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हूँ और मैं नहीं जाऊँ, ऐसा तो गलत है ना। क्या मैं बेदिंग गार्ड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरिद्वार गया हूँ, आप भी हरिद्वार गए हैं, तो हम बिल्कुल वहां उन इलाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वहां पर ये देखा जाएगा कि मैं कौन सी गाड़ी से आया हूँ या मैं ऑटो से आया हूँ? नहीं। क्या ये देखा जाएगा मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ? कुछ भी नहीं। यानी मुझे पूरा अधिकार है उन सब प्लेसेस को यूज करने का। क्या कुएं का पानी जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? जी हाँ। आपको ये आज बड़ी छोटी बातें लगती होंगी, बट पहले के जमाने में ना इन पे जान चली जाती थी। किसी ने कुएं की बाल्टी को हाथ लगा दिया और वो ऐसा इंसान है जो कि बाकियों से थोड़ा सा नीचे उस समय माना जाता था, तो जान जाती थी सीधा, क्योंकि उस समय ये सब बहुत बड़ी बातें होती थी। ठीक है, और कहना नहीं चाहिए बट स्टिल आज भी ऐसा, काफी इलाकों में आपको आज भी ऐसा देखने को मिलता है। बहुत छोटे लेवल पे है बट स्टिल आपको, कई लोग आपने सुना होगा कि अगर कोई मेड है तो उनके कप्स अलग होने चाहिए चाय के, या फिर मतलब कई लोग तो इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं कि उनकी चीनी पत्ती तक अलग रखते हैं। ऑब्वियसली दिस इज वेरी रॉन्ग, बट जो प्रैक्टिकल है वो आपको बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि बड़े लेवल पे हट गया तो छोटे लेवल पे भी हट गया है।
आपको ये समझना चाहिए, या इन जनरल लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर उनके कप अलग है तो वॉश तो वही कर रहे हैं सारे। तो ये जो लॉजिक है पूरे तरीके गलत है, और आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इन्हें पूरे तरीके जो है कंडेम करना चाहिए और इसे बंद करना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। क्या पहला पॉइंट आप समझ पाए? पहला पॉइंट आर्टिकल 15 का मैंने आपको ये पढ़ाया है। दूसरा पॉइंट क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जितने 6 पॉइंट लिखे गए हैं, ऑन दीज ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स है जी? यही वाले, समझने की कोशिश करना। नो सिटीजन, आ जाइए इधर, अपने मन की बातों को कैद कर लीजिए अपने अंदर। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन अबाउट। क्या है ये अभी बता देता हूं, चिंता मत करो, पढ़ लीजिए। आप कहां चले गए हैं? आपको मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत पहले से पढ़ाता हूँ। काफी ज्यादा चांस है कि जब से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जब से आपको एसएससी के बारे में पता लगा है, उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बोरिंग तरीके सीधी बात करके भी पढ़ाना आता है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग सीख जाए, लेकिन अगर आप ज्यादा ही ज्ञानी बनेंगे तो फिर मुझे ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा आर्टिकल स्क्रीन पर दिखाऊंगा, हिंदी में एक बार समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। दिसंबर में पैक हो जाएगा कोर्स। तो ऐसा मत करिए, अपना नुकसान मत करिए। आपकी जो बहुत ज्यादा ज्ञान की बात है उसे बचा के रखिए फ्यूचर के लिए। अभी के लिए वो पढ़िए जो आपको नहीं आता। नोट करिए, अबाउट के आगे की बात आगे चल के लिखूंगा। जो सेकंड पॉइंट है उसमें सिंपल इतनी सी बात करी गई है। पहले पॉइंट पे तो ये लिखा गया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरे में क्या लिखा गया है? ये नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट है, बाय स्टेट ऐड कर दो। यानी जो पहला पॉइंट है ना, वो कह रहा है कि भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। पॉइंट को समझना। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ऐसा करके डेफिनेशन लिखी है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सो एंड सो। यानी अगर मैं भारत सरकार के दरवाजे जाता हूं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। बट क्या आपस में भी हमारा हो सकता है ऐसा? तो उस पॉइंट को दूसरे में कवर करा गया कि कोई भी सिटीजन के साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब अबाउट के आगे क्या है वो आपको अगले पेज में मैं बताता हूं। सबसे पहले एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स। ये आपके पेपर का सवाल है जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, और पूछा गया था कौन सा आर्टिकल। ऐसे कैसे गया था कॉपी पेस्ट। ए वगैरह नहीं दिया था, सीधा आया था जी, ये बताओ कौन सा आर्टिकल है। बी, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। अब ये क्या अजीब बात लिखी गई है थोड़ी सी। अगर मैं अपने घर के अंदर एक कुआं बना दूं तो क्या वो मेरा कुआं है? यस। तो क्या पड़ोसी मेरे घर में आके उससे पानी पी सकता है? नो। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि वो मेरा कुआं है। वो क्यों, समझ रहे हो ना? फिर तो पानी का कनेक्शन ही नहीं लेगा कोई। अरे पड़ोसी ने लगा तो रखी है मोटर टंकी, बताओ। ये वॉशरूम बाथरूम्स बनाने की क्या जरूरत है? पड़ोसी क्या है तो ये जो लिखा गया है ये इनकम्प्लीट है। मैं आगे तो लिख दूं, इसलिए आगे नहीं लिखा। मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट, पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। मैं डिक्टेट कर देता हूं। पहले पॉइंट पे लिखा है, थोड़ा राइटिंग क्लियर लिख दूं मैं, ठीक है। अभी ये वाले को मैं डिक्टेट कर देता हूं, आगे वाली राइटिंग में थोड़ी और क्लियर लिख दूंगा। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। सेकेंड है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to the use of general public। नहीं समझा नहीं व्लादिमीर, ये चीजें हैं जो इस्तेमाल करे जाने की बात हो रही है। आप जो लिख रहे हैं वो पब्लिक मीटिंग की बात कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं है। देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कहानी क्या है। पहले पॉइंट के अंदर लिखा गया कि जो भारत सरकार है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। दूसरे में लिखा गया कि किसी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, है ना। तो नागरिक के साथ दूसरा नागरिक नहीं कर सकता। ये थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, दोनों बातों में फर्क है।
लेकिन आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेट फंड से बनना चाहिए। अगर मैंने अपने घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन बना रखा है तो उसमें मोहल्ले के बच्चे नहीं खेल सकते, क्योंकि वो मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए बना रखा है। वरना फिर हम क्यों ही इतनी टेंशन लेंगे? हम कहेंगे कि बढ़िया सी कॉलोनी में एक छोटा सा मकान ले लो, बस उसके घर में स्विमिंग पूल है तो मेरा स्विमिंग पूल है, बेदिंग घाट है वो मेरा, उसमें क्या हो गया, है ना? कोई खेलने दे वो एक अलग बात है, बट वो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सब लोगों को समझ आ रही है दोनों पॉइंट क्या है? ये है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 की अब बात कर लेते हैं। फिर तो अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं मुंबई में ही रहता और मैं खुद जो है अंबानी जी को रोज सुबह फोन करता कि अरे भाई काम पे नहीं गए, जाओ भाई हेलीकॉप्टर खरीदना है मुझे, टाइम से उठा करो। आर्टिकल 14 आपको समझ आ गया, आर्टिकल 15 समझ आ गया, चलते हैं आर्टिकल नंबर 16 के पास। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस, इतना ही है एक्चुअली आदित्य, और भी है, क्लॉज 3, 4 भी है कि स्टेट महिला और बच्चों के लिए अलग से चीजें बनाएगा, दिस दैट, बट हमें समझना है कि पेपर हमसे क्या मांग रहा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? रिवीजन कराया जाएगा करिश्मा जी क्लास के एंड में, अभी के लिए टॉपिक कवर कराऊंगा पहले। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, शब्दों को समझिए। अगर मैं और आप सेम डिग्री कैरी करते हैं तो हम दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। बट मेरे घर के पास एक फैक्ट्री है जो कि एक अंकल ने बना रखी है और वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो क्या मेरे को अधिकार है उसका मालिक बनने का? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो प्राइवेट है। अगेन वही वाली बात कि भाई हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे, अनंत क्यों बनेगा अभी मालिक, है ना भाई? सागर या राहुल या शिवानी या श्याम क्यों नहीं बनेंगे भाई? ये आनंद समझ गए ना? अरे अंबानी साहब की बात हो रही है कि भाई अनंत को क्या अधिकार है? जब यहाँ पर प्रशांत, आस्था, पिंटू, ईशानी इतने लोग हैं तो फिर अनंत को क्या अधिकार है जी? ये बनेंगे। क्यों नहीं? बिकॉज वो पब्लिक नहीं है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब जैसे जीएसटी का ऑफिस हो गया, या फिर मान लेते हैं नगर निगम हो गया, या फिर एक हॉस्पिटल हो गया जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलनी चाहिए। कीवर्ड पे ध्यान देना, अपॉर्चुनिटीज, यानी मौका मिलेगा। मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो चौका नहीं पड़ेगा। यानी मौका मतलब पेपर देने का अधिकार। आप जो एसएससी का पेपर दे रहे हैं ये आप सबके लिए मौका है। अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो जॉब आपकी पक्की हो जाएगी, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एक जो अब कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे कि जैसे रिजर्वेशन फिर क्या है, ये जो एज रिलैक्सेशन है ये क्या है, ये सब चीजें जो है ये अब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन और समझने की कोशिश करना, डिफरेंट ट्रीटमेंट, ये दोनों सेम नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन बुरा है लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट अच्छा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ है और वहां पे 2 काउंटर्स हैं, तो वहां पर एक काउंटर महिलाओं के लिए खोल दिया जाता है कि जिससे महिलाएं फटाफट से जो उनका वहां पे काम निपटाना है वो निपटा के जा सके। बिकॉज दूसरी लाइन में ये है कि बहुत भीड़ है तो उस केस में उन्हें कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिस इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्जैक्टली आर्टिकल 16 से जुड़ा नहीं है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15-16 किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं। इसी तरीके जो रिजर्वेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिजर्वेशन डिफरेंट ट्रीटमेंट है बेस्ड ऑन कंडीशन। अब यहां पर क्या है ना दोस्तों, आपके मन में बहुत कुछ है जो आपको लगता है सही है, मेरे मन में बहुत कुछ है जो मुझे लगता है सही है, बट आप और हम इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार इंपॉर्टेंट है? भारत सरकार इंपॉर्टेंट है भाई। हमने थोड़ी इतनी बड़ी दुनिया देखी है, जो भारत ने दुनिया देखी है, जो इंडिया ने देखा है वो इंडियन ने थोड़ी देखा है। तो हमें काफी चीजों में सिंपल वो मानना होता है, जो कि मानना भी चाहिए कि जो भारत सरकार कह रही है वो सही है। एज एन इंडियन, एज अ वोटर, एज अ सिटीजन आपके पास पूरा अधिकार है सारी बातें डिस्कस करने का, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट द राइट क्लास टू डिस्कस एनी ऑफ दोस थिंग्स। तो कुछ भी लिखने से पहले टाइप कर देना, एंटर दबाने की जगह बैक स्पेस दबा देना, जिससे कि वो कमेंट सेक्शन में ना आए, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और यहाँ तक भी वो चीजें नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, बहुत पुराना टीचर हूं तो इतनी आसानी से उन बातों में वैसे भी मैं नहीं फंसने वाला। आपको ये बात समझ आ रही है? डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट ट्रीटमेंट, रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली?
इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए हेड स्टार्ट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें देना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कितना है, क्या है, वो डिफाइन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उसका आपसे मेरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब मेनली गवर्नमेंट जॉब है क्या। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या ये सही है? जा सकते हैं अमृता, क्यों नहीं? मेरे को तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। यहां पर भी इसमें कई सारे क्लॉजेस लगा रखे हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको नौकरी मिलनी चाहिए। एक और चीज है, क्या रिलीजन के बेसिस पे कुछ फर्क आ सकता है कि अगर मैं एक रिलीजन का हूं तो ही मैं एक काम करूंगा? तो अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है या इन जनरल बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनकी क्यों क्वालिफिकेशन रखी जाती है? बिकॉज वहां पर उस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की नॉलेज होना जरूरी है, ऐसे ही वहां पर उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। इसी वजह से वो रिक्वायरमेंट सही है, गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सही है, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही डिस्टिंक्शन ऑन द basis of religion only in certain cases, ये भी सही है। नोट करिए, डिस्टिंक्शन का मतलब डिस्टिंक्ट कर देना, यानी दो चीजों को अलग अलग कर देना, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दो लोगों को अलग अलग बैठाना सही है। जब आप एक्चुअल आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही घूमी हुई चीज है, जिसके अंदर का निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो एक्चुअल आर्टिकल की वर्डिंग्स ऑब्वियसली ये नहीं है। सभी लोग समझ गए? देखो, आर्टिकल 16 का जो रिलीजन वाला पॉइंट है और आर्टिकल 15 का जो ये वाला पॉइंट है, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई नौकरी की रिक्वायरमेंट ही वैसी है जहां पर उस धर्म से जुड़ा इंसान को होना चाहिए, तो उसे वो नौकरी दे सकते हो। दोनों में फर्क आप अच्छे से समझ लेना। आर्टिकल 16 मैंने आपको समझा दिया है, अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 के पास। आर्टिकल नंबर 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपके पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबल्स क्या होते थे? टच मतलब छूना, अन मतलब नहीं छूना, अनटचेबिलिटी का मतलब हो गया छुआछूत। यानी अगर कोई इंसान किसी और को ऐसे छूता है तो वो एक समय ऐसा था वो बर्दाश्त नहीं होता था। ठीक है, क्या आज बर्दाश्त है? ऐसे तो मैं जाऊं सलमान खान को टच कर दूं, अरबाज खान को टच कर दूं, मैं कहूंगा अरे तो अनटचेबिलिटी है। मैं जाऊं मोदी जी को कहूंगा अरे मेरे से हाथ मिलाओ, कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा अरे अनटचेबिलिटी। तो बताओ फिर, अनटचेबिलिटी बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, यानी जैसे मैंने कोई प्लेट छू ली तो वो इंसान वो प्लेट नहीं छुएगा, बिकॉज उसे लगता है कि मेरे उसे छूने के बाद कंटेमिनेशन हो गया। समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? कंटेमिनेशन हो गया, तो वो वाले सेंस में अनटचेबिलिटी बैन है। ऐसा नहीं कि मैं अंबानी जी के पास गया और हाथ मिलाओ, कह रहे नहीं नहीं देखो भाई मेरी सिक्योरिटी भी कोई चीज है, जेड प्लस है। मैं कहूंगा नहीं, अब तो अनटचेबिलिटी पे आप सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मैं, है ना? आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, हर तरीके, पूरे तरीके ये अबॉलिश है, हर तरीके की अनटचेबिलिटी ऑफ या इन एनी फॉर्म इज एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब पूरे तरीके खत्म हो गई है। अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है बाय लॉ। अब अगर सरकार आपके साथ अनटचेबिलिटी करती है तो आप कहां जा सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल आपको ऐसे परेशान करता है तो आप क्या, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1955 का आर्टिकल 32 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज
एक्ट 1955। ये दो ऐसी चीजें हैं जो प्रोविजंस बनाए गए हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ सजा सुनाने के लिए। टू डिसाइड पनिशमेंट, ये आर्टिकल नहीं है, ये अलग से एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1955। शिवानी जी जेल हो सकती है इसमें। ये तो फ्रॉम स्टेट है, ये है फ्रॉम इंडिविजुअल्स। श्याम मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। अगर मैं मान लेते हैं स्टेट मुझे ऐसे परेशान करता है, तो मैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाऊंगा और फिर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है रिट इशू करेगा। रिट आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल मुझे परेशान करता है, मान लेते हैं आपने मुझे परेशान करा, तो मैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1955 का इस्तेमाल करके जो है मैं आपको फंसाऊंगा। भाई मैं आप पे केस कर दूंगा ना, तो मुझे कोर्ट में बताना पड़ेगा भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1955 के तहत इस इंसान ने जो ऐसा करा है उसे ये सजा होनी चाहिए माय लॉर्ड। वो कहेंगे ओके। समझे आप? आर्टिकल 17 मैंने आपको समझा दिया है, आगे चलते हैं। 1955 है, जी हाँ। खुशी बहुत मुश्किल काम है, बट प्रूफ तो चाहिए होता है। सबसे बड़ी समस्या ही प्रूफ की है। चलें आगे। अब यही तो तुम्हारी भावनाएं पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। प्रूफ चाहिए, मतलब तुम लोग अपने गांव में इस समय खड़े हो और इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया और मैं क्या करूंगा। अरे एसएससी के एग्जाम सेंटर में उस कुर्सी पे खुद को इमेजिन करो। आर्टिकल 18, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, माउस को टच करने में टेंशन होगी, तब समझ आएगा कि मन ये अनटचेबिलिटी क्यों कर रहा है माउस के साथ, क्योंकि आंसर नहीं पता ना। ये तो सोच रहे हैं कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन के चोरों को पकड़ रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं कि ना वो यूनिफॉर्म साल में 2 बार से ज्यादा पहनता है, ना ही वो चोरों को पकड़ता है। ये तो अपनी दुनिया में ही है। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये क्या है? टाइटल, टाइटल का मतलब यहां पर टाइटल्स है डायनेस्टिक टाइटल्स, यानी जैसे राजा महाराजा, ये वाले जो टाइटल है, नवाब निजाम, ये वाले टाइटल पूरे तरीके बैन है। कौन कौन से अलाउड है? अलाउड जैसे मिलिट्री टाइटल्स है, ये अलाउड है। एकेडमिक टाइटल्स है, ये अलाउड है। और भी कई सारे इसमें टाइटल्स वगैरह आ सकते हैं, एटसेट्रा, अलाउड है। इंजीनियरिंग का टाइटल जैसे वो एकेडमिक टाइटल है, अलाउड है। जैसे आप मुझे सर बोलते हो तो मेरा एक टाइटल हो गया नहीं, बट ये कोई डायनेस्टिक टाइटल नहीं है, ये एकेडमिक टाइटल है, जो कि मैं बाय प्रोफेशन जिस फील्ड में मैं हूं उसकी वजह से मैंने वो कमाया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, जो टाइटल वाली चीज है, ये जो आगे बढ़ गए थे इन्हें वापस लाने के लिए है। डायनेस्टिक का मतलब जैसे कि कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजकुमार बनता है ना, तो डायनेस्टी वाले टाइटल हो गए, क्योंकि उसके पिता के पास कुछ टाइटल था, उस वजह से उसे वो मिला है। चलें आगे, नोट कर लिया? यस, देखिए जो टाइटल आपने कमाया है वो अलाउड है। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं रक्षा, सिर्फ आर्टिकल 18 से सवाल बनेगा, स्टेटमेंट देके आपसे पूछेगा। चलें आगे। वो गलत है प्रशांत जी, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 19। अब थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। पहले मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूं राइट टू इक्वालिटी का, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। देखिए, पहले तो ये देखिए कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जिस तरीके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काफी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने आर्टिकल 12 बताया, उसमें स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 बताया, उसके अंदर डेफिनेशन है आपके लिए लॉ की। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हमने पढ़े हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 14 जो है, मैं आपको स्क्रीन पर ही रुके दिखा देता हूँ। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि पर्टिकुलर केसेस के बेसिस पे प्रोहिबिशन नहीं हो सकता मेरे खिलाफ। 16 नंबर पे वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी मुझे बराबर मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 नंबर पे वो कहता है अनटचेबिलिटी हर तरीके से बैन है। 18 नंबर पे जो है वो टाइटल्स की बात करता है। वो सब एकेडमिक टाइटल्स हैं देव, जो हमने टाइटल कमाए हैं वो एकेडमिक है और वो हम यूज कर सकते हैं।
अब आप नोटिस करेंगे तो जो मैंने आपको इतनी देर से पढ़ाया ना, वो एग्जैक्टली आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, वो पेपर में आपकी मदद करेगा। जब आपको वो लंबे सेंटेंसेस दिखेंगे ना, वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको मदद होगी कि अच्छा ये नहीं हो सकता, ये प्रोहिबिशन की तरफ जा रहा है, इक्वालिटी की तरफ जा रहा है। मेनली रट्टा आपको इन्हीं बातों पे मारना है। बट पेपर क्या करता है ना, कई बार ये तो उनके टाइटल से, ये हेडिंग है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो पेपर में इसकी स्टेटमेंट लिख के देगा। फॉर एग्जाम्पल वो ये लिख के देगा आपको, ये पूरा पोर्शन ऐसा लिख देगा, द यूज ऑफ वेल्थ टैंक्स दिस दैट, ये पूरा लिख के देगा ये कौन सा आर्टिकल है। तो आपको उस समय अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ भाई इक्वालिटी की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा पाएंगे भाई ये अपॉर्चुनिटी की बात है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है। बताओ 13 और 14 में डिफरेंस, एक बार 14 जो है वो इक्वालिटी वाला है, 13 तो बिल्कुल अलग है। 13 तो डिफाइन करता है ना लॉ क्या होता है, 13 तो लॉ डिफाइन कर रहा है, 14 से 18 इक्वालिटी वाला है। दोनों है दिव्यांश, ये जज जी डिसाइड करते हैं कि कब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट उठाना है, कब नीचे वाला। ठीक है, अगर आप उसे पढ़ेंगे आर्टिकल 14 को, मैं काम करूंगा किसी क्लास में आपको इसके प्रॉपर जो वर्डिंग है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दे रखी है। तो उसमें आप देखोगे तो दोनों पॉइंट को ऐड करा गया है। ठीक है जी, जसविंदर उसके खिलाफ हम कह सकते हैं, ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, उसके बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। क्या आपको राइट टू इक्वालिटी पूरे तरीके समझ में आ गया? ईमानदारी से अब एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ चीजें अभी समझा देता हूँ। वो चीजें क्या है, आर्टिकल 19 पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। और एक और एडवांस में बात बता देता हूँ, अगली दोनों क्लासेस में कोई भी डाउट मैं नहीं लूंगा, अभी सुन लो। और मैं करीब करीब 2 घंटे दोनों क्लास में पढ़ाऊंगा, तो मुझे 3 बजे से पहले ये मत कहना सर फ्री कर दो, ठीक है। उसी के बदले मैं क्या करूँ, आपको थोड़ा सा जल्दी भी छोड़ दूँ, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें खाना भी खाना होता है। अभी 11:30 हो रहे हैं, मैं 1.5 घंटे का ब्रेक दे रहा हूँ। जो 1 से 3 वाली क्लास है वो 3 बजे तक जाएगी कंटेंट वाइज, ठीक है। और 4 से 6 वाली क्लास भी जहां तक है 6 बजे तक जाएगी कंटेंट वाइज, ठीक है जी। अब आप यहाँ से फ्री हैं, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप सबसे 1 बजे वाली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जसविंदर, डोमिसाइल का मतलब होता है कि मैं ओरिजिनली कौन से इलाके को बिलोंग करता हूँ। जैसे अपने आजकल जो कॉलेज वॉलेज में जो आजकल के जमाने के लोग हैं, आपने सुना भी होगा, वो कहते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, इस तरीके वो पूछते हैं। उसका मतलब ये है कि मैं ओरिजिनली कौन से इलाके को बिलोंग करता हूँ, जिसे हम कहते हैं ना मेरा रेजिडेंस क्या है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली का हूँ, भले ही मैं जयपुर में पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहूंगा जी मैं दिल्ली का हूँ, मेरा घर कहाँ पर है, वो होता है डोमिसाइल। ओवरसीज इंडियन का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि वो इंडिया का है लेकिन बाहर रहता है। पायल जी, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप अपने फैमिली के साथ आज का दिन बिताएं, थोड़ा रिलैक्स करें, एंजॉय करें और अच्छे से तैयारी करें, ऊपर वाला करे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। राजन, नो, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। अनटचेबिलिटी से एक ही आर्टिकल डायरेक्टली जुड़ा है, जो कि है आपका आर्टिकल नंबर 17। ये हिंदी मीडियम से है तो थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। मैं आपके लिए हिंदी की एक फाइल है वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर देता हूँ आपके अपडेट सेक्शन में, कोशिश करके कल तक कर दूंगा। मनीष जी, जी हाँ, मैं जल्दी से जल्दी कर देता हूँ उसे, आप थोड़ा समय दीजिए। एक्चुअली क्लासेस भी लगातार चल रही है ना, रात को भी 12 बजे तक क्लास थी, सुबह भी 10 बजे से क्लास है। आज 9 बजे के बाद में थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, तो मैं आज रात को कोशिश करता हूँ फाइल आपके लिए अपडेट जो है कर दूंगा, ठीक है। देखिए, अगर आप एक बार ढंग से अंकित पढ़ चुके हैं तो आप सीधा पेपर की जब डेट आ जाए तब भी पढ़ सकते हैं, या जब मॉक टेस्ट लगाएं तो जो टॉपिक्स आपको परेशान करे तब पढ़ सकते हैं बस। बाकी अभी बार बार पढ़ने का भी ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नीड नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने को पढ़ने हैं, तो अपने को तो सब चीजों को साथ ही लेके चलना है ना। आगे चलते हैं जी। देखिए दीपिका जी, सोने से पहले अगला दिन प्लान करके सोया करें, सारी क्लासेस वगैरह की, कल कौन कौन सी क्लास कितने बजे लेनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, सब कुछ आपके पास एग्जैक्ट एक प्लान होना चाहिए। और वो प्लान होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकल, हवाबाजी वाला बहुत ज्यादा रिजिड प्लान नहीं होना चाहिए वो। और बाकी थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। मे भी हो सकता है मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी एनर्जी वहां पे ज्यादा ड्रेन हो रही हो। और इसके अलावा तो देखिए, जब पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। मैं कितनी ही यहाँ पर जो है आपको फैंसी बातें बता दूं, जब आप पढ़ेंगे तभी जो है काम बन पाएगा।
करंट अफेयर्स के लिए मानसी चाहे तो अनअकैडमी पे किसी एजुकेटर से क्लासेस लगा सकते हैं या फिर मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं। मैग्ना कार्टा ना ही पार्ट 3 को कहते हैं, ना ही किसी आर्टिकल को कहते हैं। मैग्ना कार्टा वो कागज है जिस पे पहली बार किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान ने राइट्स दिए थे और उसी से हमारा फंडामेंटल राइट्स आज बना है, तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में उसे स्टडी करते हैं। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, एक बार कंफर्म करिए। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला करके उसे बोलते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे करके होता है। ये तो मतलब वो फॉर्मूला जो ब्रह्मास्त्र है, बट इसका इस्तेमाल यहाँ पर हम कर नहीं सकते बिकॉज इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं दे रखी। हमें बस ये देखना है कि अगर मेरा ये लेंस है तो ये मैं कन्वेक्स लेंस अभी के लिए मान के चल रहा हूँ और इसमें ऐसे करके रेज अंदर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर ऐसे बेंड करती है। अब ये बेंड क्यों करती है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं कहूँ 3 है और हवा का 1 है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसी की वजह से बेंडिंग होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बाहर पानी कर दूंगा तो 1 की जगह हो जाएगा 1.33, तो बेंडिंग हो सकता है पहले से कम हो। ये है इसका कोर। आप किसका डाउट है? आप क्लास में है क्या अंकित? एक बार कंफर्म करें। और कोई ट्राई करना चाहेगा इस सवाल को? देखो मैं समझा ही देता हूँ। डाउट जब आप भेजे तो क्लास में रहा करें जिससे कि मैं डिस्कस कर पाऊँ। कोई भी लेंस अगर आप पानी में डिप करते हैं तो उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है और फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है। कोई भी लेंस अगर आप पानी में डिप करते हैं तो उसकी पावर कम हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये इन शॉर्ट आप ध्यान रखेंगे। अब अगर उसकी फोकल लेंथ 10 है तो इंक्रीज तो हो ही सकती है। और 10 सेंटीमीटर है। बी और सी में क्या डिफरेंस है? एफएल अच्छा इज इक्वल टू लिखा है ऊपर, इज इक्वल टू है तो ये तो नहीं होगा। यही बी तो है ही है और बी तो है पक्का। और यही होना चाहिए वैसे तो। अधिक वाला मैं इसलिए सोच रहा था थोड़ा सा कि मे बी वैसे तो वाटर लिखा गया है क्लियरली, तो पानी की लेंस लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। वैसे तो सिंपल सा बी ही होना चाहिए इसका। एक पर्टिकुलर केस ये बन सकता है कि लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके का सेट हो कि पानी की वजह से वो कनकेव की तरफ चला जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इतना डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बाकी अंकित जब आप क्लास में आए तो अपना डाउट लिख के भेजिएगा, तब मैं आपको बेटर एड्रेस कर पाऊंगा। कोई बात नहीं देव, बाकी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी जितनी हो गई, ज्यादा क्यों चिंता करना है। जितना हो जाए उतना कर लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, बस पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए। इसका है राहुल, आप उससे ऐसे मटेरियल में डिप करें जैसे ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। अब मैं इसे पानी में डिप करता हूं तो पानी का तो 1.33 है, तो ये कन्वेक्स की तरह ही काम करेगा। लेकिन सोचो अगर मैं बाहर का मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 कर दूं, तो इसकी मजबूरी है इसे बाहर फेंकना। सोच के देखना आप, क्योंकि यहाँ पर ये रेयरर हो गया, डेंसर हो गया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला केस बनेगा। तो टेक्निकली ऐसा हो सकता है, तभी जो बबल है वो कनकेव लेंस की तरह काम करता है पानी में, बिकॉज बबल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.000100003 हो जाएगा। पानी का 1.33 होता है। एक बार आप सोच के देखना। बिल्कुल सही। एस्पिरेंट हमारी जो बॉडी है, अगर आप उसे देखते हो तो क्या आपको एक कंटिन्यूस शीट दिखेगी ऊपर की तरफ, जिसे हम स्किन बोल देते हैं आमतौर पे। एक्चुअली स्किन तो बहुत मोटी स्किन होती है, कई सारी लेयर होती है उसमें, 3 लेयर स्किन होती है।
वही है बस इन शॉर्ट, ये एपिडर्मिस हमारी बॉडी में, और प्लांट के केस में एपिथीलियम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एनिमल के केस में एपिथीलियम और प्लांट के केस में एपिडर्मिस। जैसे आप पत्ते को देखना, कभी आपको उसके ऊपर एक सिंगल शाइनी सी लेयर दिखेगी, वो उसके लिए सबसे ऊपर वाली लेयर है, वैक्सी कोटिंग है, उसके ठीक नीचे आपको एपिडर्मिस देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। थोड़े से लेट खुल रहे हैं। नहीं आना चाहिए, आज तक तो मैंने ऐसे स्पेसिफिक करके सवाल नहीं देखा पेपर में, इसी तरीके से आता है सवाल। फिर भी अगर मान लेते हैं मेल के केस में आ जाए कि फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट सेल, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ही होते हैं, तो आप इस पे मजबूरी में टिक कर सकते हैं। बाकी ऐसा सवाल एक बार भी मैंने पेपर में नहीं देखा है। एक्चुअली राहुल, इसका आंसर डिपेंड करता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे। अगर उसने कंट्री बोला है तो यूएस आएगा, मतलब थोड़ा जो आपने क्वेश्चन टैब में डाउट भेजा उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। अगर वो कंट्री बोलता है तो इसका आंसर यूएस आना चाहिए, एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो सिर्फ भारत ऐसा नहीं है, यूएस ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की फ्रेमिंग का इस्तेमाल करा गया है। ब्लू लाइन, आई होप रक्षा आपको अब समझ आ गई होगी। ये हो सकता है आपने पहले अपना डाउट भेजा हो। राजन देखिए, ये एक आपने जो सवाल पूछा है क्लासिक सिचुएशन है, इस पे काफी बार जो है डिबेट्स भी होती रही हैं कि कोर्ट्स को माना जाए या ना माना जाए। कोर्ट्स को माना जा भी सकता है, नहीं भी माना जा सकता। जब कोर्ट भारत सरकार की तरफ से कोई काम करती है तो उसे स्टेट का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब वो कोई फैसला सुनाती है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा नहीं बनती, जैसे वो कोई केस ऐसा समझ रही है जो कि पार्लियामेंट के बीच में चल रहा है या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा कोई डिस्प्यूट है, उस केस में उसे स्टेट का हिस्सा नहीं माना जाता। तो माना जा भी सकता है, माना नहीं भी जा सकता, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। वो डुअल रोल को प्ले करती है, ठीक है। तो इसका आंसर यस एंड नो है, ना कि क्यों नहीं माना जाता है। माना जा भी सकता है, माना नहीं भी जा सकता। सभी के सारे डाउट्स और क्वेश्चन टैब और अपना जो रेज हैंड वाला पोर्शन है सब खाली है, सबका सब चीजें जो है क्लियर कर दी गई हैं। 1 बजे आपसे मिलता हूँ, खाना वाना खा लेना, और हम आर्टिकल 19 से वहां पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।